देश के कई हिस्सों में प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से शेल कंपनियां चर्चा में हैं। ममता बनर्जी के दो मंत्री पार्थ चटर्जी और ज्योतिप्रिय मल्लिक शेल कंपनियों की वजह से ही ईडी के हत्थे चढ़ गए हैं। दोनों पर शेल कंपनियों के सहारे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर भी शेल कंपनियों से पैसे लेने के आरोप में ईडी ने शिकंजा कसा था। ईडी ने उन्हें मई 2022 में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी की वजह से जैन को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। भारत में 2017 में शेल कंपनियां तब पहली बार सबसे ज़्यादा सुर्खियों में आई थी जब नोटबंदी के बाद देश भर के कई शेल कंपनियों पर एक साथ छापे पड़े थे। उस वक्त सरकार ने बयान जारी कर कहा था कि देश में 37,000 शेल कंपनियों की पहचान की गई है, जिन पर जल्द कार्रवाई होगी। आम भाषा में कहें तो शेल कंपनियों का अस्तित्व कंपनियों की तरह ज़मीन पर नहीं होता है। सीबीआई के मुताबिक शेल कंपनियां महत्वपूर्ण संपत्ति या नियमित व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहती हैं। सीबीआई के मुताबिक ये धन जुटाने के वाहक यानी कि एक तंत्र के रूप में काम करती हैं। शेल कंपनियां अवैध व्यवसाय के मुखौटे के रूप में भी काम करती हैं। शेल कंपनियों को फैंटम, बेनाम और घोस्ट कंपनियों के नाम से भी जाना जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो शेल कंपनियां सिर्फ पैसे के प्रबंधन यानी ठिकाने लगाने के अलावा कोई काम नहीं करती हैं, इसलिए इसे कागजों पर बनी कंपनियां भी कहते हैं। सीबीआई के मुताबिक शेल कंपनी में अंतिम लाभार्थी का पता लगाना सबसे मुश्किल काम होता है। शेल कंपनियों में निचले स्तर के कर्मचारियों को निदेशक के तौर पर नियुक्त किया जाता है। जानकारों के मुताबिक ज़्यादातर शेल कंपनियां चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा बनाई जाती हैं, जो इस घोटाले में सबसे अहम रोल अदा करते हैं। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक शेल कंपनियों का हब पश्चिम बंगाल का कोलकाता है। यहीं पर देश के काले धन के 48% हिस्से को शेल या कागजी कंपनियां सफ़ेद बनाने का काम करती हैं। हालांकि भारत के कंपनी अधिनियम 2013 में शेल कंपनी को परिभाषित नहीं किया गया है, न ही ये बताया गया है कि किस प्रकार की गतिविधियों के कारण किसी कंपनी को शेल कंपनी कहा जाता है। भारत में आमतौर पर शेल कंपनियों का उपयोग कर चोरी, धोखाधड़ी और आतंकवादी वित्त पोषण समेत विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पनामा पेपर खुलासे में दुनिया भर की 2 लाख शेल कंपनियों की भागीदारी के बारे में पता चला था। एक अनुमान के मुताबिक शेल कंपनियों की वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका को सालाना लगभग $70 बिलियन का नुकसान होता है। शेल कंपनियों की पहचान के लिए सबसे पहले कंपनियों की गतिविधियों पर नज़र रखना ज़रूरी है। इसके अलावा शेल कंपनियों के ट्रेंड, डेटा और असामान्य लेन देन पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। मैं इनके एक्शन पर बात करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा एक उदाहरण के ज़रिए समझाता हूं। मान लीजिए एक कंपनी किसी ने बनाई है। वो कंपनी कुछ इस तरह से काम करती है कि उनका दफ्तर भी है, हालांकि बहुत बड़ा दफ्तर नहीं है, बहुत छोटा सा दफ्तर है। कंपनियां आजकल घरों के एड्रेस पर भी रजिस्टर्ड होती हैं। फिर कंपनियों के लेन देन शुरू होते हैं। इनको ट्रेल कर पाना बहुत आसान नहीं होता है। यानी पैसा आ रहा है, फिर वो पैसा किसी अन्य माध्यम से लौटा दिया जा रहा है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ पैसे की आवाजाही हो रही है। ये कंपनियां पैसे का बड़ा खेल करती हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? ब्लैक वाइट आपने बहुत सुना होगा कि पैसे का ऐसा खेल होता है कि कैश का पैसा है या ऐसा बेनामी पैसा, ये एक सबसे जो कर या टैक्स की जद में ना आए ऐसा पैसा, जिसको आप दिखा नहीं सकते हैं कि कितना पैसा आया, ऐसा पैसा, इन सारे पैसों को ठिकाने लगाने का खेल होता है, यानी जिसको काला धन आप लोग कहते हैं। इन्हीं को एक तरीके से वाइट करने के लिए या फिर इनको लीगलाइज करने के लिए शेल कंपनियां, यानी कंपनियों में इतना पैसा लगा है, ये खेल चल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़ा दिलचस्प, ये कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी और मैं कई उदाहरण भी नहीं रख सकता हूँ, लेकिन बड़े दिलचस्प पहलू हैं कि बहुत छोटी सी दुकान है या कुछ ऐसा काम करते हैं कि लोगों को लगता है कि अगर ये कमाते खाते क्या होंगे, लेकिन उनका काम ही कुछ और निकलता है। ऐसे भी बहुत सारे खेल देखने को मिलते हैं। खैर, 2017 में शेल कंपनियों पर एक्शन लेने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था। इसकी कमान राजस्व सचिव और एमसीए के सचिव को दी गई थी। 2021 में केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत राव ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा था कि केंद्र सरकार ने 2018 से 2021 तक 2,38,223 शेल कंपनियों की पहचान की। हालांकि कितनी कंपनियों पर कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी सरकार की ओर से अब तक नहीं दी गई है। अब आपको बताते हैं ममता बनर्जी के मंत्रियों से लेकर सत्येंद्र जैन तक क्यों एजेंसियों के रडार पर ये आए हैं। पार्थ चटर्जी, पहले तो ममता बनर्जी सरकार में कद्दावर मंत्री रहे पार्थ चटर्जी को जुलाई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने पार्थ की गिरफ्तारी शिक्षक भर्ती मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में की थी। गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी ने पार्थ को मंत्री पद से हटा दिया। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करते हुए ईडी ने दावा किया कि पार्थ और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी
30 शेल कंपनियों के जरिए शिक्षक भर्ती घोटाले के पैसों को सफ़ेद कर रहे थे। अब आप समझ गए होंगे कि पैसा जो आ रहा है उसको कैसे वाइट किया जाए, किन कंपनियों के यानी वो कहीं पर लगा है, फिर वो कंपनियों में सैलरीज के लिहाज से, दूसरे खर्चों के लिहाज से दिखाया जाता है। ये बहुत ही तकनीकी पहलू है और अगर आप जांच एजेंसियों के सामने ये सब कर रहे हैं और वैसे ही कर रहे हैं जैसे अन्य कंपनियां चल रही हैं, तो ये समझना बड़ा ये समझ लीजिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जांच एजेंसियों को भी खासा पसीना बहाना पड़ता है। तो आप इस खेल को समझने के लिए बहुत ही डीप जाना पड़ेगा और बहुत सारे लोग यही खेल खेल रहे हैं। जांच एजेंसी ने दावा किया कि शिक्षक भर्ती के दौरान पार्थ ने सभी उम्मीदवारों से पैसे लिए थे। ईडी सूत्रों ने दावा किया था कि शिक्षक नियुक्ति के लिए बोर्ड की ओर से एक पद के लिए 5 से 15 लाख रुपए तक लिए गए थे। इसके लिए बाकायदा रेट लिस्ट बनाई गई थी। शिक्षक भर्ती घोटाले में अभी भी पार्थ चटर्जी जेल में ही बंद है। बंगाल में 2019 में शिक्षा भर्ती घोटाला सामने आया था। आरोप के मुताबिक 2016 से 2017 में बंगाल में शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके मेरिट लिस्ट में पैसे लेकर बदलाव किया गया था। 2021 में कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई को शुरुआती जांच में शेल कंपनियों से पैसे हेरफेर के सबूत मिले, जिसके बाद इस केस की जांच ईडी भी करने लगी। ज्योतिप्रिय मलिक एक और ममता बनर्जी कैबिनेट के मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं। हाल ही में ईडी ने गिरफ्तार किया है। मलिक बंगाल सरकार में खाद्य और उपभोक्ता विभाग के मंत्री थे। मलिक की गिरफ्तारी राशन घोटाले के आरोप में हुई है। ईडी ने राशन घोटाले में सबसे पहले व्यवसायी बकीबुर रहमान की गिरफ्तारी की थी। रहमान पर पीडीएस के राशन में धांधली का आरोप था। जांच एजेंसी ने कोलकाता के बेक्शाल अदालत को बताया कि 3 शेल कंपनियों के जरिए ज्योतिप्रिय मलिक को 8 करोड़ रुपए बतौर ऋण मिले हैं, जिसे कभी नहीं चुकाया गया। ईडी के मुताबिक ये तीनों शेल कंपनियां बकीबुर की ही थीं। ईडी ने कहा कि ज्योतिप्रिय ने अपनी पावर के सहारे रहमान को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया और सारा पैसा शेल कंपनियों के मार्फत सफेद किया गया। ज्योतिप्रिय मलिक की कुर्सी जाएगी या नहीं, इस पर ममता बनर्जी कभी भी फैसला कर सकती हैं। अब आइए दिल्ली। सत्येंद्र जैन है। मई 2022 में दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। जैन की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हुई थी। जैन को वर्तमान में स्वास्थ्य आधार पर जमानत मिली हुई है। जैन पर आरोप था कि इनकी कंपनियों को शेल कंपनियों के मार्फत करीब 4 करोड़ 82 लाख रुपए मिले थे। जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि जैन से जब 4 करोड़ 82 लाख रुपए का हिसाब मांगा गया तो वो देने में असफल रहे। जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया कि इन पैसों का उपयोग दिल्ली के आसपास खरीदी गई जमीन के कर्ज चुकाने में किया गया। गिरफ्तार होने के कुछ महीने बाद जैन ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। तो नेता जो हैं वो अपनी ज़मीनें खरीद रहे हैं, उनके पास पैसा आ रहा है, वो पैसा किस मार्फत से आए, वो वाइट भी दिखे, यानी सही मार्फत आया है, कहीं से कर्जा लेकर आया, वो कर्जा कभी चुकाना ना पड़े। ये मैंने जैसा कहा है, ये लंबी गाथा है, इस पर एक पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है, लेकिन शेल कंपनियां क्या होती हैं, कैसे चर्चा में बनी हुई है, एक संक्षेप में आपको बताने की कोशिश की।